तो फर्स्ट तो यही है बेटा कि आपको ये चार्ट करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है और बनाना है, बिना देखे बनाना है। क्लियर। कल मैंने एपिथेलियम टिश्यू को स्टार्ट कर दिया था। ब्रॉडली हम देखें तो एनिमल टिश्यू 4 कैटेगरी में डिवाइड हुए थे, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड एक्सेप्ट ऑल दीज 3 टिश्यूज जो भी आपके बॉडी में कनेक्शन मेंटेन कर रहा है वो है कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर। अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग ये टाइप्स हैं। इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा तो इन्हीं का सीलिएटेड हो जाती है। इनमें सिक्रीशन हो रहा होगा तो वो ग्लैंडुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो इसी फ्लो चार्ट को कैसे बढ़ाओगे तुम लोग, ये लिख लो शेप। क्लियर। ये लिख लो सीलियरी मूवमेंट। जैसे प्रोटोजोआ में हम लोग देख रहे थे ना कि सीलिया चाहिए हमें मूव करने के लिए। छोटे क्लास से पैरामीशियम की इमेज देखिए, वहां पे छोटे छोटे सीलिया बनाते हो। उसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ जगह है जहाँ पे सीलियरी एपिथेलियम चाहिए, ताकि जो उसके ऊपर से सब्सटेंस क्रॉस कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन मिले, विदाउट फ्लैजिला, विदाउट मतलब रिलेटेड एनी ऑर्गन, तो कुछ हर हर पार्टिकल के पास तो नहीं होगा, तो उसको एक पूरी लेयर ही सीलियरी मूवमेंट करके लोकेशन दे। इन सब चीजों को हम पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तुम लोग। इनके एनिमेशन भी सेंड करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी में किस तरीके से ये सब इम्पोर्टेंट। फिर ग्लैंडुलर के पास ब्रैकेट में लिख लो सिक्रेशन। ठीक है, ये तो फ्लो चार्ट में हो गया तुम्हारा एपिथेलियल। आज फटाफट एपिथेलियम को खत्म रीड कर लो। रखो। तो क्या क्या हो गया। ठीक है, ये शेप अकॉर्डिंग टू शेप किसी को कोई कंफ्यूजन? प्लेट लाइक होगा स्क्वैमस, क्यूब लाइक होगा क्यूबाइडल, कॉलम ट्यूबुलर कॉलम शेप में होगा तो उसको क्यूबाइडल कॉलमनर बोलेंगे। एंड सीलिएटेड होगा, सीलिया प्रेजेंट हो एदर ट्यूब में या कॉलम में तो उसको हम क्यूबाइडल सीलिएटेड एपिथेलियम बोल देंगे या कॉलमनर। मोस्टली क्या देखा जाता है, कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब हम सिंपल की बात कर रहे थे। सिंपल में एक सिंगल लेयर होगी स्क्वैमस की, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस मोस्टली सिंगल लेयर ही होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब की लेयर कई सारी होंगी, तो कई सारी होंगी तो स्ट्रेटेड हो जाएगी कंपाउंड। एंड एक सिंगल होगी क्यूबॉइडल लेयर तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगी। फिर मैंने तुम्हें यहाँ से हाईलाइट करने को बोला है कि उसका नेचर एंड लोकेशन, फंक्शन। ठीक है, कल विदुला ने मुझे सेंड किया था, तुम लोग बहुत ही बदमाश हो सच में। 9th की इमेज उसने शेयर की थी। 9th की बुक में तुम लोगों को ये सब पढ़ाया गया और प्रॉपर जैसे मैंने बोला है टेबल बनाने को, उसी तरीके से वो बच्चा वाला टेबल है, थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाना है। ठीक है, तो अपनी बुक में देखो, अगर वो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक थी तो उसमें तुम्हें पढ़ाया हुआ है ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने कल पढ़ाई थी। और उसमें भी तुम लोगों के कमेंट आ रहे थे मैम ओवरडोज हो रहा है। ठीक है, तो एक एडिशनल पॉइंट जो कल रह गया था, दैट इज जब हम ब्लड वेसल्स की एपिथेलियम लेयर की बात करते हैं, अब ये स्टार मार्क करके लिखा होना चाहिए क्योंकि ऐसा आएगा क्वेश्चन। ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज एपिथेलियम, एंडोथेलियम, मेसोथेलियम। ठीक है, मेसोकार्डियम, इस तरीके से आ जाएगा तो आप क्या कहोगे, मैडम ने तो बता रखा है एपिथेलियम, हम तो एपिथेलियम करेंगे। नहीं बेटा, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को बोलते हैं एपिथेलियम ही है वो, लेकिन क्या है वो, एंडोथेलियम। उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है एंडोथेलियम। इसी तरीके से जो हमारी पूरी पूरी सिलोम कैविटी है, वहां पे जो एपिथेलियम लेयर है जिसने कैविटी को कवर कर रखा है, मतलब जैसे अभी सामने होते तो बताती मैं कि पूरे पेट को अगर हम काट दें, लेयर को कट कर रहे हैं, सारी लेयर उसमें कट होगी, तो जो सबसे इंटरनल आएगी, जो स्टमक की एब्डोमिनल बोलते हैं, हम स्टमक की बात नहीं कर रहे हैं, एब्डोमेन की कैविटी को फेस कर रहा हो। जैसे ये तुम्हारा है आउटर सरफेस जो तुम्हें दिख रहा है स्किन, एंड ये उसकी एक मोटी सी लेयर होगी जिसके अंदर तुम्हारा लीवर, पैंक्रियाज, एलिमेंट्री कैनाल सब कुछ वहां पे है। क्लियर। तो जब ये तुम हटाओगे तो ये वाली जो इनर पोर्शन की लेयर आएगी, दिस वन, वही क्या होगी आपकी मेसोथेलियम। ये वाली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है, एक ब्रेड की स्लाइस होती है ना, ब्रेड की स्लाइस का अपर पोर्शन, ब्रेड की स्लाइस का लोअर पोर्शन। तो जो हमारी ब्रेड की स्लाइस वो हमारा स्टमक हो गया, और स्टमक का लोअर वाला पोर्शन क्या हो गया, दैट इज एपिथेलियम। ये भी एपिथेलियम है, ये भी एपिथेलियम है। जो फेस कर रहा है, जिसके पास फ्री सरफेस है, वो सारी लेयर आपकी एपिथेलियम है। एंड इस एपिथेलियम को इस केस में क्या बोलते हैं, मेसोथेलियम। ठीक है बेटा, तो एंडोथेलियम कैपिलरीज की, ब्लड वेसल्स की जो लेयर है एंडोथेलियम, एपिथेलियम, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। एंड बॉडी कैविटी की, जो हमारी पूरी बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी को क्लोज करके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं मेसोथेलियम। और एक चीज मैं बता दूं तुम्हें कि जो चीज मैं अब बताती चल रही हूँ ना, इसको रिवाइज प्लांट के केस में कराना इजी था। एनिमल के केस में अगर आप फोकस नहीं रहोगे बेटा, तो इतना सारा कंटेंट है, इतनी सारी सेल आएंगी कि हम उसको कहाँ तक बार बार रिवाइज करें। ठीक है, तो जब हम वहां पे तुम्हें ट्रैकिया सिस्टम पढ़ाएंगे, वहां पे हम नाम लेंगे इन एपिथेलियम एंडोथेलियम का नाम आएगा। अब तुम फिर से हमसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं एंडोथेलियम भूल गए, तो ये सब मत रखना अपनी। एक क्या है, यहाँ से तुम्हारी ह्यूमन वोकेबलरी, ह्यूमन एनाटॉमी की वोकेबलरी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और सब इस बात को ध्यान से सुनो मेरे, डॉक्टर बनना है ना आगे बेटा, डॉक्टर बनना है ना सबको। मेरे पास डॉक्टर बनने के लिए ही प्रैक्टिस का मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए ही आए हो। तो ह्यूमन एनाटॉमी से भागोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे जाकर डॉक्टर बने। ठीक है, कोई कोई कहीं से नहीं बन सकता। और दिस इज द थिंग्स जिसमें आपको डेप्थ में आगे तक बहुत अच्छे से जाना है, विद इंटरेस्ट जाना है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड मैं एक बार बता दूंगी, उसको बहुत हाईलाइट करके एक चीज करना, कि जो तुम्हारी नोटबुक है, नोटबुक है, इस नोटबुक में तुम नोट्स बनाते हो, यहाँ पे ये वाला कॉलम, ये मेरे मेरे मेरा पता है, ये गोल्डन जगह होती है। मैं पूरे एग्जाम ही इसी से क्वालिफाई करती हूँ। इसको पढ़ने का मुझे लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता था, हमेशा सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि इसको मेरे फ्रेंड्स पढ़ते थे, हम इसी को पढ़ते थे, क्योंकि ये मेरा लिखा होता था, मुझे समझ में आता था, मुझे भगवान का दिया हुआ उतना ही टाइम था भाई, ना पढ़ो और जाके पेपर करके आओ, अदरवाइज फेल हो। पूरा पढ़ने का कभी टाइम नहीं है। तो इस फेज में ये बहुत काम आता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास, तुम्हें हैबिट बनानी है कि जैसे मैंने यहाँ पे इस पूरे नोटबुक में, अगर तुम्हारा एंडोथेलियम, एपिथेलियम, मेसोथेलियम, मायोकार्डियल, प्लूरल मेम्ब्रेन, हम बता रहे हैं एक एग्जांपल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जहां पे हम जो टर्म ऐड किए हैं उसको तुम ऊपर लिखोगे, उसके बारे में नहीं लिखोगे। समझ रहे हो सब लोग, उसके बारे में नहीं लिखना है यहाँ पे, अदरवाइज इतने स्पेस में कम जगह पड़ जाएगी। उसके बारे में या तो तुम्हारे ब्रेन में फिट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे नाम देख के जाती थी तो मुझे वो मेरे ब्रेन से रिकॉल होता है, या तो वो यहाँ पे नीचे लिखा होगा। तो क्योंकि वर्ड तुमने यहाँ लिखा है, और अगर तुम्हें वो वर्ड तुम्हारे ब्रेन में रिकॉल लेकर आया, तो फटाफट तुम इसी पेज में नीचे आओ और उसको देखोगे, वो हाईलाइट होगा तुम्हारे पास, उसको देखोगे और समझ लोगे कि इसके बारे में यहाँ पे लिखा, अच्छा मैं मिस कर गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज से एक ये हैबिट और ऐड कर लेना अपना, बायोलॉजी पढ़ने के लिए या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, तुम अपने नोटबुक के ऊपर का कॉलम यूज किया करो। ऊपर की जो रो है, रो बोलेंगे बेसिकली, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं, उस रो को यूज करो। और अगर प्लेन पेपर पे लिखते हो तो स्केल से एक रो बना लो, जिसमें उस पर्टिकुलर पेज का तुम्हारा इंडेक्स होगा, उस पर्टिकुलर पेज की तुम्हारी वोकेबलरी हो। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको क्या करना है? तो यहाँ से, और अच्छी अच्छी नोटबुक में इन नोट्स को बनाना, इन पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी की नोट्स को एक अच्छी नोटबुक में बनाओ, क्वालिटी की पेन यूज करना, क्वालिटी का पेपर हो, क्योंकि ये तुम्हारे अगले 10 साल तक रहेंगे आराम से साथ में। ये तुम्हें बार बार याद आएंगी, बार बार तुम्हें ये ऐसे छोटी छोटी होती जाएंगी, तुम्हारे लिए बच्चा गेम होता जाएगा जैसे जैसे तुम बड़े हो। ठीक है, तो ये दो चार चीजों का एकदम ध्यान रख, समझना बात, ध्यान से ध्यान रखना है, इसमें अब लापरवाही नहीं। दिस इज नॉट लाइक कि तुम नीट क्वालिफाई करने के लिए ये पढ़ो, दिस इज लाइक कि तुम आगे एमबीबीएस में भी तुम्हारे पास ये जो सॉलिड तुम्हारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नोट्स बनने जा रही है ना, ये तुम्हें क्लास में वैसे ही सबसे आगे पढ़े। ठीक है, कि बहुत कम बच्चों का अप्रोच ये है कि वो एमबीबीएस के लिए अभी पढ़ रहे हैं। सबके, तुम्हारे भी माइंड में यही आता होगा कि हमें नीट क्वालिफाई,
नहीं, हमें नीट तो हम क्वालिफाई करने ही वाले हैं, हमें एमबीबीएस में भी सबसे आगे रहना। हमारा टारगेट ये है, हमें तो डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए नीट तो बहुत छोटी चीज है, वो तो हमें क्वालिफाई करनी ही करनी है। हमें तो एमबीबीएस में भी परफॉर्म करना है, तो वाई नॉट अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर। तो यहाँ से आपकी नोट्स अच्छी होनी चाहिए, यहाँ से आपकी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग हो जानी चाहिए, बायो की रिलेटेड और फिजियोलॉजी से रिलेटेड। तो इस तरीके की थोड़ी सी आप हैबिट डाल लोगे। क्लियर। अब एंडोथेलियम मेसोथेलियम आज के बाद आपको नहीं पूछना चाहिए कभी भी कि मैम ये लेयर कहाँ। तो ये मैंने बताया था ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर जिस जहां पे भी मतलब आपकी ये एक प्लेन बॉर्डर हो गई, प्लेन बॉर्डर के ऊपर ये उभार आ गया। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम ऊपर उभार एक्सटेंशन की बात करते थे, वहां पे हम क्या बताने, माइक्रोविलाई की बात कर लो, वहां पे हम सीलिया की बात कर ले, फ्लैजिला की बात करें, तो सभी में तुम लोगों को बहुत अच्छे से सेल बेटा एकदम कंठस्थ हो चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलेगा और ये ऐसे उभार बन। तो मीन्स हमारे पास ये ए से लेके बी तक की ही दूरी थी। इस सरफेस एरिया, इस एरिया को हमने बढ़ा दिया क्योंकि इसी ए बी में हमने 2 3 4 5 6 कई सारे फोल्ड बना दिए और खत्म यहीं पे हो रहा है। स्पेस हम उतना ही ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम हॉरिजॉन्टल स्पेस की बात कर रहे हैं, पूरा एरिया का नहीं। तो इसका हम देख रहे हैं कि ये एरिया तो बढ़ गया, मतलब ऐसे ब्रश बॉर्डर क्लियर। आपके टूथब्रश में ऐसे ब्रिस्टल्स निकले होते हैं ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। वैसे ब्रश बॉर्डर जितने होंगे वो सभी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। अगेन ये फिंगर वाला एग्जांपल याद रखो, मुट्ठी बंद है, तुम इस मुट्ठी से इतने ही सरफेस से किसी चीज को अटैच कर सकते हो, किसी चीज को टच कर सकते हो। जैसे तुमने अपनी फिंगर खोली, तुम्हारे पास सरफेस एरिया दिख रहा है कि बढ़ गया। क्लियर है बेटा। ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम्स होती है, क्यूब शेप के क्यूबाइडल, कॉलम शेप के कॉलमनर एपिथेलियम। क्यूबाइडल का लोकेशन हमने ध्यान में रखना है, पीसीटी वाला पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आएगा ये। कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, ठीक है। आपके पास कॉलम लाइक सेल्स होंगी, ये अरेंज होंगी। और जब तक हम एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम हो, ठीक है, रिड्यूस्ड होगा। इंटरसेलुलर स्पेस हमें चाहिए ही नहीं, नहीं तो लीकेज होने लगेगी, प्रोटेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आए। एपिथेलियम इज कवरिंग, किसी चीज के कवर में आपने जैसे जस्ट सपोज किसी ने अगर मोबाइल का कवर लगा दिया, बैक बैक साइड से ही अपन ज्यादा कवर लगाते हैं, आगे फ्रंट में हम ग्लास लगाते हैं, तो मोबाइल गिरता है तो टूटता क्या है, क्या टूटता है, फ्रंट। अक्सर फ्रंट ही टूटा है। आज तक बहुत कम मोबाइल में देखा जिसने गुस्से में ना फेंका हो, जिसने 4 मंजिले से दूर ना पटका हो, तब तक बैक डैमेज नहीं हो, ठीक है। तो फ्रंट डैमेज हुआ क्योंकि फ्रंट पे आपने बैक जैसा स्ट्रॉन्ग कवर नहीं लगाया, फ्रंट पे आप ग्लास का ही कवर लगाओ, समझ रहे हो। उसी तरीके से हम कहीं इंटरसेलुलर स्पेस ऐसे नहीं दे सकते हैं, स्क्रीन गार्ड, जिससे आपका डैमेज हो सके, जिससे आपका प्रोटेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ सके, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम भी कैसे होंगी, सिलेंडर शेप की होंगी और बहुत क्लोजली एकदम पैक्ड होगी। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। अब ये एमसीक्यू है, सोचो कि कहाँ से आ गया कॉलमनर एपिथेलियम। न्यूक्लियाई की लोकेशन का क्या रोल है इसमें भाई। प्लांट सेल में तो न्यूक्लियाई समझ में आता है, सेंट्रल वैक्यूल की वजह से इधर उधर चला जाए। कॉलमनर सेल में हम कैसे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, सिंपल सी चीज है बेटा। जब सेल इलोंगेट करती है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ऐसे कॉलम शेप बनाती जा रही है, तो न्यूक्लियस बेस की तरफ हो जाएगा, ठीक। अब ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता है, ये इधर बेस है, ये इधर बेस है, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है। इधर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, उधर बेस है, और एक एक न्यूक्लियस एक एक सेल में दिख रहा है, तो ये हमें स्यूडो स्ट्रेटेड लग रही है, मतलब मल्टी लेयर लग रही है, बट इट इज अ सिंगल लेयर कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है बेटा। अच्छे से इमेज दिख रही है केक के टुकड़े जैसे। नाउ फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में लिख लेना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। एनसीईआरटी लेके बैठे हो ना सर,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन रख लो। जब सपोज कोई सिक्रीट कर रहा होगा तो उसको सिक्रीट करने के लिए ना सरफेस मिल गया, यहाँ से भी सिक्रीट कर सकता है, यहाँ से भी सिक्रीट कर सकता है, यहाँ था ये सरफेस था बस उसके पास सिक्रीशन, अब वो कई जगह से सिक्रीट कर सकता है। सेम वे में उसको एब्जॉर्ब करना है, वो यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके पास सरफेस ज्यादा हो गए फॉर द एब्जॉर्प्शन। क्लियर बच्चा? तो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, अब अगेन लोकेशन, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, या तो बेटा सिक्रीट करेगा या तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन आपको पता है छोटे क्लास से आप डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्सिमम डाइजेशन किस लोकेशन पे होता है, विच प्लेस हैव द मैक्सिमम डाइजेशन, स्टमक और इंटेस्टाइन, ए एंड बी, आंसर बताओ। ए बी से एक तो हो गई, ए बी स्टमक, माइक्रो मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाँ बेटा, ठीक है। एक शेप बताना, जैसे तुमने मुट्ठी बंद की और मुट्ठी को खोला तो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर जो फिंगर हुई वही उसी तरीके से मुट्ठी बंद है तो दिस इज एपिथेलियम, उस पे आपने प्रोजेक्शन निकाल दी तो माइक्रोबिलाई इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इंटेस्टाइन, स्टमक पिटोगे तुम सब, इंटेस्टाइन वेलम करेक्ट, ठीक है। इंटेस्टाइन इज द प्लेस जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है। नो डाउट, हम बच्चों को पढ़ाएं, करो आगे, ठीक है बेटा। इसके बाद इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है। इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन क्यों होता है, बस एक सिंगल लाइन में सुन लो, क्योंकि जो बाइल जरूरी है वो लीवर से सिक्रेट होकर इंटेस्टाइन में आता है, जो पैंक्रियाटिक जूस जरूरी है वो पैंक्रियास से सिक्रेट होकर इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। इसलिए आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है स्टमक में, मैकेनिकल और चर्निंग मूवमेंट करके केमिकली एसिडिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और वहां पे पेप्टोन्स बनाए, चलो बाद में आएंगे इस पे। वहां पे मुझे तुम लोगों को एकदम फोकस्ड एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन इंटेस्टाइन, अभी बात करेंगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या स्टमक में नहीं होता है, बस अभी इतना ध्यान। इफ द कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स, स्टार पॉइंट है नोट डाउन कर लेना, इफ द कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स बेयर सीलिया, मतलब वहां सीलिया प्रेजेंट होगा ऑन देयर फ्री सरफेस, अब ऑब्वियसली देखो एपिथेलियम है तो कवर करेगा, अब ये इधर किसी को कवर किया हुआ है या इधर किसी को कवर किया है तो सीलिया किधर होंगे, कवरिंग वाले में तो साइड में कुछ कर नहीं लेगा बेटा, फ्री सरफेस पे ही सीलिया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज इट क्लियर, समझ में आया? ऑन देयर फ्री सरफेस, इसको रटने नहीं बैठना है, एक चीज एक लेयर है, अब तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पूरे हाथ में रोए किधर है, बाहर की तरफ ना, स्किन के अंदर तो रोए नहीं निकले हुए हैं बेटा, रोए समझ में आता है ना। चलो सर के बाल तो समझ में आ रहे हैं, सर के बाल किधर है, बाहर की तरफ ना, तो जो फ्री सरफेस होगा वहां पे ही सीलिया प्रेजेंट होंगी, तो आपके ट्रैकिया में आपके इंटेस्टाइन में मूवमेंट जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे फ्री सरफेस है वहां इस तरीके का मूवमेंट आपको दिखेगा। फैलोपियन ट्यूब इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे वहां पे तुम्हें हमें सेल एक सेंड करेंगे या अभी भी कर सकते हैं, एक एनिमेशन सेंड करेंगे कि कैसे जाइगोट ट्रैवल करके यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो, तो उस पूरे मूवमेंट में जाइगोट के पास कोई फ्लैजिला नहीं है, वहां पे उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिया है ये इसको ऐसे 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 आगे एक ही डायरेक्शन में, अदरवाइज जाइगोट यहाँ ही है घूमता रहे और उसका स्पैन खत्म हो जाएगा कि वो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होने के पहले खत्म हो जाए, तो इसको एक डायरेक्शन दे रहा है बड़े अच्छे से, यहाँ पे सारी चीजें आ जाए। नेजल नेजल पैसेज में हमारे हेयर्स हैं,
वो भी इस तरीके से वर्क करते हैं। सीलिया अंदर म्यूकस में है। हाँ, चलो। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over. एक ही डायरेक्शन में करेंगे, अदरवाइज यहीं पे आंधी तूफान आने लगेगी। आधे सीलिया इधर मार रहे हैं, आधे सीलिया इधर। स्पर्म होगा तो वो भी यहीं पे गुलाटियां मारने लगेगा। जाइगोट होगा तो वो सोचेगा हम किधर जाए। तो इट शुड बी अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो एपिथेलियम से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, एपिथेलियम से निकले हुए प्रोजेक्शन है, जो हेल्प कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल्स को, कंटेंट को, म्यूकस को, स्पर्म को, जहां जैसी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेवल कराए। क्लियर है? दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स कहाँ होते हैं? लंग्स में। एंड फैलोपियन ट्यूब। अब अगेन देखो, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं किस चीज की? सीलिएटेड एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स हैं। इज इट क्लियर? तो एग्जाम्पल को मार्क करो। सीलिएटेड एपिथेलियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? तो वो या तो कॉलमनर सेल्स होंगी या क्यूबाइडल सेल होंगी और उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट। क्लियर? माइक्रोविलाई एक दूसरा प्रोजेक्शन हो गया, सीलिया एक दूसरा प्रोजेक्शन हो गया। टू टाइप्स के प्रोजेक्शंस यहाँ पे हमने देख लिए। या तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। क्लियर बच्चा? सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिया प्रेजेंट होगा तो वो मूवमेंट में हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया या रिपीट करना है यहाँ पे कुछ? क्लियर है? फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट नहीं है ना? चलो, तो ये आप जैसे देख रहे हो। अगेन आप ये देखो, ये देखो, ये पूरी ये मैं बता रही हूँ तुम्हें। देखो, अगर ये एपिथेलियम है, जस्ट सपोज दिस इज एपिथेलियम, जितना हम मार्क कर रहे हैं, मार्किंग को देखो। ठीक है? तो मार्किंग को देखो तो ये वाला तो एरिया, ये वाला एरिया जो है ये कवर किया हुआ है। ठीक, ये सरफेस कवर किया हुआ है। ये जस्ट सपोज ये कोई टिश्यू है, उसको कवर कर रखा है और ये आपका फ्री है। ठीक, तो फ्री सरफेस पे ये आपका सीलिया प्रेजेंट होगा हमेशा। ठीक है? जस्ट सपोज ये ब्रोंक्यूल की लेयर है। ब्रोंक्यूल में एयर के साथ साथ जो पास हो रहा होगा या इससे जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा होगा वो किस तरीके से एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है? अंदर एयर को फ्लो करने के लिए पूरा डायरेक्शन दिया है कि हाँ तुम किस डायरेक्शन से अब इधर मूव करते हो, चलो। ठीक है बेटा? तो ये आपको कैसे, अब यहाँ पे सेल के शेप पे फोकस करो तो दिस इज कॉलमनर। कॉलमनर है। ठीक है? सब आपको कॉलम। ठीक, ये देखो फैलोपियन ट्यूब कट है ये। और ये सब रियल इमेज है, ये जितनी इमेज मैं दिखा रही हूँ स्लाइड, ये रियल इमेज है जो आपको मैंने एनाटॉमी में देखनी पड़ेगी और स्लाइड्स पहचान के उसके प्रैक्टिकल्स देने पड़ेंगे एमबीबीएस में। ठीक है बेटा? तो ये रियल इमेजेस हैं। आपको अब इसमें न्यूक्लियस पे फोकस करो तो सब तुम्हें बेसल साइड में नीचे की तरफ न्यूक्लियस दिख। ठीक, और ये आपकी सिलिएटेड एपिथेलियम है। ठीक है? सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल, अगेन हम बात कर रहे हैं। देखो, स्क्वैमस की बात खत्म हो चुकी है बहुत पहले। जो वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्यूबॉइडल और कॉलमनर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? क्यूबॉइडल कॉलमनर कैसे हो सकती है? माइक्रोवेलाई की तरह प्रोजेक्शंस लिए हुए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लिए हुए, देन आपने सिलिएटेड दिया। नाउ नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड होंगी। ग्लैंड का काम क्या है? वो सिक्रीशन करें। अब सिक्रीशन के टाइप उसको फिर से डिवाइड करते हैं कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी या एंडोक्राइन ग्लैंड होगी। ठीक है बेटा? तो एकदम अच्छे से अभी समझो। सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल, सब एनसीईआरटी की लाइन है। cells get specialized for the secretion and are called glandular epithelium. अब एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी लेयर है इसमें अगर कोई सिक्रीशन हो रहा है तो वो सिक्रीशन को फंक्शन करना होगा। अब जैसे सपोज ये एक ऑर्गन, क्या ले लें हम, चलो ये मान लो तुम जस्ट थोड़ी देर के लिए कि ये इंटेस्टाइन।
ठीक है। इंटेस्टाइन की लेयर अगर कुछ सिक्रीट कर रही है तो वो सिक्रीशन किधर आएगा, कब फंक्शन करेगा, इंटेस्टाइन का फंक्शन करना, इधर की साइड फंक्शन होगा जो इंटेस्टाइन का फंक्शन है, मेन फंक्शन। ठीक है। इधर की साइड क्या होगा, रिवर्स साइड में क्या होगा, आपको इंटेस्टाइन को सरवाइव करने के लिए जो नीड है, ध्यान से सुनना, फिजियोलॉजी बेटा ऐसे रटने की चीज नहीं है। इंटेस्टाइन की सेल को सरवाइव करने के लिए जो भी चीज चाहिए, अब इसमें आपकी एक सेल की रिक्वायरमेंट तक सारी चीज आती है, उसको ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको गैसेस सप्लाई चाहिए, ठीक है बेटा। तो वो सारी सप्लाई इस साइड से आ रही होगी उसको, जस्ट एज्यूम, समझने की कोशिश करो, इस साइड से उसको सप्लाई आ रही होगी, फिर वो अपना सिक्रेशन किधर रिलीज करेगा, जिधर उसको फंक्शन करना है। ठीक बेटा। अगेन ये सिक्रीशन वाले रोल कौन सी लेयर प्ले करेगा, ऑब्वियसली एपिथेलियम, बाहर बाहर की लेयर जो आपके उस ऑर्गन को बाउंड की हुई है, उसी की इनर लेयर से सिक्रीशन आएगा, तब उस ऑर्गन के बीच में जाएगा। एक हम जनरल बात कर रहे हैं, सिक्रीशन यहाँ डक्ट से भी होता है, डक्ट बनती है फिर यहाँ आता है, ये सब भी होता है, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर लीवर को कोई फंक्शन करना है तो उसके सिक्रीशन लीवर के अंदर होने चाहिए, लीवर के बाहर जाएंगे, पेट में जाएंगे तो क्या करेगा, बस इतनी सी बात हम समझाना चाहते हैं। ठीक है। तो अगेन ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम की वो स्पेसिफिक सेल्स, सिंगल सेल्स भी हो सकती है, यूनिसेलुलर, या ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकती है, क्लस्टर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एपिथेलियम की वो सेल्स, एपिथेलियम की वो लेयर जहाँ पे सिक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट हो, और हर एक जगह ये प्रेजेंट है, म्यूकस का सिक्रेशन, एक्सोक्राइन एंजाइम्स का सिक्रेशन, एचसीएल का फॉर्मेशन, ये सब कुछ ग्लैंड कर रहे हैं। ठीक है। जो आपका स्टमक आप पढ़ रहे हो कि उसमें पेप्सिन सिक्रीट हो रहा है, उसमें कैसिन है, रेनिन है, तो ये सारी चीजें जो आपके वहां पे फंक्शन करने के लिए, कैसिन का डाइजेशन होता है, रेनिन सिक्रीट होता है, तो सिंपली कि आपको जो भी सिक्रीशन के लिए, उसके फंक्शन के लिए चाहिए, वो उस सेल के, देखो अंदर जो फ्लूड है, दिस इज नॉट द फंक्शनल फ्लूड, ये लिविंग नहीं है, समझने की कोशिश करो, ये लिविंग नहीं है। कोई भी चीज जो बन रहा है वो लिविंग से बन के आएगा और इस जगह पे, इस प्लेस पे आके वो वर्क करे, तो वो लिविंग कंटेंट बन रहा होगा लिविंग सेल के अंदर, तो आपको लेयर में ही उसको बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर। अगर जस्ट सपोज पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन किसी ग्लैंड में बन रहा होगा, कहीं बन रहा होगा, देन वो स्टमक में आ रहा है, एचसीएल बनेगा, फिर स्टमक की कैविटी में आएगी, क्लियर। इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन में बनेगा, इंटेस्टाइन में आएगा, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में बनेगा, ट्रांसपोर्ट होके इंटेस्टाइन में आएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक लेयर आपकी हो गई जहां पे सिक्रीशन का फंक्शन चल रहा है, सिक्रेटरी है जो फंक्शन, उसको बोल दिया हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स, अब कोई रटने की बात नहीं है, एक सिंगल सेल अपना सिक्रेशन कर रही होगी तो दैट इज यूनिसेलुलर, ग्रुप ऑफ सेल सिक्रेशन कर रही होंगी तो मल्टी सेलुलर। समझो बात को, समझो। एक हम गॉबलेट सेल की बात करें, जब वो स्टमक के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रेशन करती है, तो वो एक सिंगल सेल है जो आपको सिक्रेशन कर रही है, क्लियर बच्चा, सिक्रेशन कर रही है, तो वो सिंपल यूनिसेलुलर हो गई। ठीक। अब हम कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल मिलके सिक्रीट कर रही है और एक आप फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर बना दिए, इस फ्लास्क की कैविटी में सारा सिक्रेशन आ रहा है, देन डक्ट के थ्रू बाहर जा रहा है, तो कैसी हो गई है, मल्टी सेलुलर। इज इट क्लियर। तो यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड सिंगल ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसका एग्जांपल है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल में देखेंगे पूरा इसका स्ट्रक्चर, क्या सिक्रेट करता है, कितना कंसंट्रेशन रहता है, सब वहां बात करेंगे, किसको डाइजेस्ट करेगा, किसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है। तो गॉबलेट सेल आपकी प्रेजेंट है, वो अकेली सेल सिक्रीशन कर रही है। एंड मल्टी सेलुलर कुछ नहीं, आप सलेवरी ग्लैंड सबके, अभी मैं बोल रही हूँ मेरे मुंह में सलाइवा आ रहा है, ठीक है, तुम कुछ खाना खाओगे तुम्हारे मुंह में सलाइवा आता है, तो ऑल एक्सपीरियंस द सलाइवा, सबको सलाइवा पता है, बक्कल कैविटी के अंदर जो सिक्रीशन तुम्हें दिख रहा है दैट इज सलाइवा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है आपके बक्कल कैविटी में, आपके माउथ में हमेशा एक गीला गीला सा सरफेस आपको क्यों फील होता है,
और ज्यादा जैसे मैं बोलती हूँ तो मैं बीच बीच में पानी पी रही हूँ, क्यों मुझे ये पानी पीना? तो ऑब्वियसली वो कहीं से सिक्रीट होके आ रहा है, ठीक है। और ये जो है वो आपकी सैलिवरी ग्लैंड के ग्रुप में आती है। टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड फिर से हमें पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो वहां पे बेसिकली क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप्स हैं, दैट्स व्हाई दैट इज मल्टी सेल। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग, किस तरीके से वो अपने सिक्रीशन को आगे बढ़ा रहे हैं, पोर कर रहे हैं, ठीक है, डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं। और देयर सिक्रीशन ग्लैंड्स are divided into two categories, namely exocrine and endocrine. Clear? अब ये अगेन आपकी इमेज सब इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये गॉबलेट सेल का एग्जांपल है, यूनिसेलुलर, ये एक सिंगल सेल हो गई, ये सिंगल सेल हो गई आपकी, जो कि सिंथेसिस कर रही है, सिक्रीट करेगी और सिक्रीट होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सोसाइटोसिस, याद है ना, साइकिल बनेगा, यहाँ पे सिक्रीशन हुआ, गोल्जी बॉडी से सिक्रीटरी वेसाइकल बनेगी, सिक्रीटरी वेसाइकल में जो भी सिक्रीशन के लिए चीज इंपॉर्टेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगी और इंटर, बाहर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलो या इंटर सेलुलर स्पेस में रिलीज कर देगी उसको। कैसा हो गया, ये सिंगल सेल हो गई, सिंगल सेल सिक्रीशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गया। एंड दिस इज मल्टी सेलुलर ग्लैंड। ग्लैंड ये आपका सारे सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रीट करके रिलीज करेंगे, इसको कलेक्ट किया जाएगा एंड देन यहाँ पे एक डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और उस डक्ट से वो बाहर आता है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सोक्राइन, व्हाट इज एंडोक्राइन? तुम लोग रिप्लाई करो इसको फास्ट। व्हाट इज एक्सोक्राइन, व्हाट इज एंडोक्राइन? चलो अच्छा सुनो, टाइम वैसे, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो आपके डक्ट के थ्रू सप्लाई को देते हैं, ठीक है, जो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको आप ब्रॉडली बोलते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ध्यान से सुनो, जो आपके आंखों में टीयर्स हैं, ठीक है, दैट इज एक्सोक्राइन सिक्रीशन। जो आपको सलाइवा दिख रहा है दैट इज एक्सोक्राइन। जो आपके नेजल नेजल पैसेज में आपको चिपचिपा सा म्यूकस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज एक्सोक्राइन। जो आपके कान में वैक्स बनता है दैट इज अगेन ईयर वैक्स, इज एक्सोक्राइन। ये कहीं पे भी आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि आपका ब्लड में मिला हुआ चीज है, आपके मुंह में ब्लड नहीं आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, आपके नेजल पैसेज में म्यूकस है जो आपको फील हो रहा है, ठीक है, आपके कान में ईयर वैक्स है, वहां पे भी ब्लड नहीं है। ऑयल्स, जो जब आप स्किन देखते हो, जिसकी जिसकी ऑयली है वो समझ सकता है इसको बहुत अच्छे से। फेस वॉश करो, धो, उसके 1 घंटे बाद फिर से लगता है कि ऑयल जम गया। तो चूंकि कुछ लोगों के हेयर में एकदम ऑयल सा, उनको नेचुरली 1 से 2 दिन में ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑयल लगा रखा है, तो बहुत ऑयली हो जाता है वो सिक्रीशन, उसमें ब्लड नहीं आ रहा है। तो आपको सिंपल सी चीज समझनी है, जिन सिक्रीशन में ब्लड नहीं है वो सब क्या है, एक्सोक्राइन। क्लियर? और जो सेल सिक्रीट करके ब्लड में डिसॉल्व करके ट्रांसपोर्ट करा रही है वो क्या हो जाएंगी, एंडोक्राइन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक। तो म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, अब ये एग्जांपल आपको मार्क करके रखना है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। ऑयल, मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क निकल रहा है, जो फीडिंग, बच्चों को फीडिंग में यूज किया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सभी क्या है, आपके एक्सोक्राइन। अब आप थायराइड हार्मोन की बात करते हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हो, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हो, तो वो सब कैसे है, वो एक जगह से सिक्रीट होके दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, उनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिक्रीशन हार्मोन्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है। इन कंट्रास्ट, endocrine glands do not have their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland, जिसमें gland में fluid डूबा। यहाँ तक समझ में आया? फास्ट रिप्लाई करो, इज इट क्लियर? लेक्चर ओवर होगा तो ज्वाइन मत करना, कल कंटिन्यू करेंगे। क्या कर सकते हो, 5-10 मिनट का और देखिए, 10 मिनट का कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, लेक्चर ज्वाइन कर, रीज्वाइन करना। तो डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, ग्लैंड को फ्लूइड में डुबो